अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का अपना सजाद खेड़ा ज़राई मशरक़ साथ हाजिर है। मेरे काश्तकार भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हैं गंदम का सीज़न जारी है। आज आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे कि रेतली ज़मीन के ऊपर जो गंदम काश्त की गई है उसकी फ़ी एकड़ पैदावार हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, वहाँ खादों की तरतीब हमने किस तरीके से रखनी है, और इसके साथ साथ मेरे काश्तकार भाई आप लोगों को ये भी बताएंगे कि उसके अंदर जो ना हमने खुराक किस तरीके से डालनी है कि उसकी अफादत ज़्यादा हो। मुकम्मल तफसीलात मेरे काश्तकार भाइयों आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का बटन भी दबा दें ताकि हर ज़राई मालूमात का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुंचता रहे। आइए काश्तकार भाइयों आपको मुकम्मल तफसीलात से आगाह करते हैं। रेतली ज़मीन के बारे में मेरे काश्तकार भाइयों ये कहा जाता है कि इसकी जेब बहुत छोटी होती है, यानी पानी रखने की सलाहियत कम होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी कम होती है। जब पानी लगाया जाता है तो पानी के साथ खुराक भी जड़ों से नीचे चली जाती है। मेरे काश्तकार भाइयों, इस तरह की ज़मीनों के अंदर चिकनी मिट्टी के ज़रात न होने के बराबर होते हैं और इसके साथ साथ ऑर्गेनिक मैटर की मिकदार भी यानी नामियाती मादे की मिकदार भी कम होती है, ना होने के बराबर होती है। इस वजह से जो ना ज़मीन जो ना पानी को और ख़ुराक को नहीं पकड़ सकती और वो जड़ों से नीचे नीचे गहराई में चला जाता है। मेरे काश्तकार भाइयों, अक्सर ये होता है कि जब गंदम की काश्त रेतली ज़मीन के ऊपर की जाती है तो अक्सर हमने ये देखा है कि वो फसल पीली पीली नज़र आ रही होती है और सबसे बड़ी वजह यह है कि पानी बहुत ज़्यादा लगाया जाता है, क्यारियों के अंदर भरकर पानी लगाया जाता है, जिसकी वजह से खुराक जो आप देते हैं वो सारी नीचे चली जाती है और फसल को बहुत कम ही लगती है। इसके साथ साथ ज़मीन का लेवल होना भी इंतहाई ज़रूरी है। अगर ज़मीन लेवल नहीं होगी, जिस जगह पानी खड़ा होगा उस जगह से फसल के अंदर जो ना पिलाहट नज़र आएगी, क्योंकि खुराक पानी खड़ने की वजह से नीचे चली जाती है। इसलिए मेरे काश्तकार भाइयों, ज़मीन का लेवल होना भी इंतहाई ज़रूरी है और पानी की मिकदार भी आपने हल्की हल्की लगानी है, भर के आपने नहीं लगानी। रेतली ज़मीन के अंदर जब गंदम की काश्त की जाती है तो कम से कम 6 से 7 पानी तक चली जाती है। मेरे काश्तकार भाइयों, आपने जो खुराक देनी है या नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र देने हैं वो आपने कोशिश करनी है कि इसको 3 से 4 अक़सात में देने हैं। नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र को आपने 50 से 55 दिन के दौरान मुकम्मल कर लेने हैं। इसके अलावा रेतली ज़मीन के ऊपर जो गंदम काश्त है इसके लिए जो आपने खादों का इस्तेमाल करना है, आपने स्लो रिलीज़ खादों का इस्तेमाल करना है। ऐसी खादें जो आहिस्ता आहिस्ता फसल को मिलती रहें। इस तरह की स्लो रिलीज़ होने वाली खादों का इस्तेमाल करने से इनकी अफादियत एक तो अच्छी रहती है, दूसरे नंबर पे इनके ज़ाय होने के चांस बहुत कम होते हैं। मैं इसकी मिसाल ऐसे दूंगा जैसे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, ये 2 पानी तक भी बाज़ औक़ात रिज़ल्ट देती रहती है, स्लो रिलीज़ है। आप कोशिश करें कि रेतली ज़मीन के अंदर कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ अगर आप यूरिया खाद देना चाहते हैं तो फिर आपने पानी लगाना है। पानी लगाने के बाद फिर तरवत्तर के अंदर आपने छटा लगाना है ताकि खादों का ज़ाय ना हो। आपने इस तरह नहीं करना कि पहले आपने खाद का छटा लगा दिया यूरिया का, उसके बाद फिर आपने पानी लगाया, तो उससे जो ना खाद ज़ाय होगी और फसल को नहीं मिलेगी। इसलिए कोशिश करनी है कि आपने तरवत्तर के अंदर खादों का इस्तेमाल करना है। मेरे काश्तकार भाइयों, रेतली ज़मीन के ऊपर गंदम की पैदावार आप बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आपको दौरे जदीद वाली चीज़ों को अपनाना पड़ेगा। मार्केट के अंदर बनी बनाई खुराकें अवेलेबल हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश यानी NPK की शक्ल में, बोरान की शक्ल में, पोटाश की शक्ल में, जिंक की शक्ल में और दूसरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी छोटी खुराकें और बड़ी खुराकें मार्केट के अंदर मुख्तलिफ पैकिंग में अवेलेबल हैं। आप उनके स्प्रे करें। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि किस वक्त कौन सा स्प्रे करना चाहिए। जब फसल 30 दिन की हो उस वक्त आपने जिंक का स्प्रे करना है 500 ml फी एकड़ के हिसाब से। चिलेटेड जिंक मार्केट से मिल जाती है। उसके बाद 10 दिन के वक्फे से फिर आपने जो ना दोबारा जिंक का स्प्रे करना है, यानी 40 दिन
की जब फसल हो। इसके अलावा जब फसल 50 दिन की हो जाए उस वक्त आपने NPK का स्प्रे करना है। NPK 8-8-6 रेशो वाला मार्केट से मिल जाता है। मुख्तलिफ कंपनी से किसी अच्छी कंपनी का लेके आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। इसके बाद जब फसल 60 दिन की हो जाए, 60 दिन की फसल के ऊपर जो ना आपने पहला स्प्रे पोटाश का करना है। दूसरा स्प्रे मेरे काश्तकार भाइयों पोटाश का आपने उस वक्त करना है जब फुल गोब की हालत के ऊपर फसल पहुंच जाए, फुल पीक के ऊपर हो गोब की हालत, उस वक्त आपने दूसरा स्प्रे करना है। इसके अलावा गोब की हालत के ऊपर जब फसल हो उस वक्त आपने बोरान का स्प्रे भी करना है। अगर आप टाइम निकाल लें, आगे पीछे स्प्रे को कर लें तो फिर आप बोरान के 2 स्प्रे भी कर सकते हैं, वरना आप 1 स्प्रे लाजमी करें। इंशाल्लाह आप इन तजावीज़ के ऊपर अमल करेंगे तो आप अपनी पैदावार में इजाफा करेंगे। रेतली ज़मीन में मेरे काश्तकार भाइयों आप इस तरह की भी खुराकें दिया करें, इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये ज़ाय भी नहीं होती और इनकी अफादियत भी अच्छी होती है, पैदावार में भी इजाफा होता है। इनका इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 3500-4000 फ़ी एकड़ के हिसाब से ख़र्चा होगा, लेकिन आप लोगों की जो पैदावार में इजाफा होगा वो तकरीबन 5 से 8 मन फ़ी एकड़ के हिसाब से पैदावार में इजाफा होगा। आपको मैं ये मशवरा नहीं दे रहा कि आप DAP छोड़ दें, आप यूरिया डालना छोड़ दें या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी गवारा, केन गवारा डालना छोड़ दें। आप वो खादें लाजमी इस्तेमाल करें, वो बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन एक्स्ट्रा आप ये करेंगे इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है, आप लोगों की पैदावार में इजाफा होगा। उम्मीद है काश्तकार भाइयों आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को आसान अल्फाज में समझाऊँ। मुझे दुआओं में याद रखना। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।